ये हैं जस्टिस अतुल श्रीधरन, जो कि पिछले कई महीनों से खूब चर्चा में है, क्योंकि पहलगाम घटना के बाद जब मध्य प्रदेश के एक भाजपाई मंत्री ने सेना की महिला अधिकारी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां की, तो इन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए भाजपा के उस नफरती नेता के खिलाफ एक्शन लिया। इसी तरह मध्य प्रदेश में ही जब कुछ जातिवादी लोगों ने कथित छोटी जाति के युवकों से पैर धुलवाया, तब भी इन्होंने उस मामले में एक्शन लिया था। बाद में कथित रूप से केंद्र की सत्ता ने जस्टिस अतुल श्रीधरन से इसी बात का बदला लिया। इनका ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से कह के बदलवा दिया गया और ट्रांसफर बदलने के साथ साथ इनकी सीनियरिटी खराब कर दी गई। यानी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाते तो वहां कॉलेजियम में होते, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभवतः 7वें नंबर पर हो गए। लेकिन कहा जाता है ना कि जब छाती के भीतर कलेजा हो और कलेजे के भीतर संविधान हो, तो सीनियर और जूनियर से बहुत फर्क नहीं पड़ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने योगी सत्ता के उन अधिकारियों को जोरदार झटका दिया है जो भाजपाई सत्ता को खुश करने में संविधान और अदालतों को ताक पर रख देते हैं। जी हां, डीएम और एसएसपी को कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। क्यों हुआ है, पूरी कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे दिल्ली की भाजपाई सत्ता की, क्योंकि उनकी सरकार हाईकोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर चुकी है और अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। उधर देश के बैंकों ने देश के सबसे गरीब लोगों को जोरदार चपत लगाते हुए केंद्र सरकार की जेब भरने का काम किया है। इसी के साथ यूपी में बनानी थी पानी की टंकी और बन गया झरना। इसके अलावा कुछ और भी मसले हैं जिन पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। ये काम बहुत ही जरूरी है, यानी सब्सक्राइब जरूर किया करिए और घंटी बजाना भी जरूरी होता है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोग राम राज्य के इस एक पंथ दुई काज वाले नमूने को देख लीजिए। महोबा में जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी बनी थी, टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में ही पानी की टंकी झरना बन गई। जरा सोचिए कितना अच्छा काम हुआ है कोई दुनिया की सरकार जो एक खर्चे में दो ही काम कर दे। अब महोबा के इस गांव के लोगों को पानी भी मिलेगा और झरने में नहाने का आनंद भी मिलेगा। यही अगर यूपी में और केंद्र में विपक्ष की सरकार होती, कांग्रेसियों की सरकार होती, समाजवादी पार्टी वालों की सरकार होती या बहन जी की सरकार होती, तो वो लोग लाखों रुपए में खाली टंकी बनाते और वो टंकी केवल पानी भरने का काम करती। और अगर कांग्रेस की सरकार होती तब तो टंकिया पर बुलडोजर चढ़ा के उसको तोड़ना पड़ता, अपने से टूटती भी नहीं। मगर डबल इंजन का कमाल देखिए। डबल इंजन मतलब डबल टारगेट, एक पंथ दुई काज, एक खर्चे में दो मुनाफा। वैसे मुनाफे से याद आया, गरीब से गरीब आदमी से भी मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है, ये भारत के सरकारी बैंकों से सीखिए। पिछले 5 साल में यानी 2020 से लेकर 2025 के बीच में जिन लोगों के खातों में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाया, उनसे सरकारी बैंकों ने 8,621 करोड़ रुपया जुर्माने के रूप में वसूला है। कितना? 8,621 करोड़, यानी एक एक करोड़ के 8,621 बंडल बना लीजिए। और ये काम सरकारी बैंकों ने किया है जहां पर मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। यानी वो सबसे गरीब लोग जो बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने खाता खुलवा रखा है, उनसे हमारे बैंकों ने 8,621 करोड़ रुपया वसूल लिया। अब तो लोग कहने लगे हैं कि अपने खाते में 2-4 हजार जमा कर दो। पहले होता यह था कि 1 साल बाद कुछ बढ़ के मिलता था, लेकिन अब 2-4 हजार जमा कर दो तो 1 साल में शून्य हो जाएगा, माइनस भी हो सकता है। एक मसला यह भी है कि लोग खाता एक्टिव रखने के लिए मिनिमम बैलेंस अगर 1,000 है तो जमा करके छोड़ देते हैं। पता चला कभी मैसेज का चार्ज, कभी एटीएम का चार्ज, कभी फलानवा, कभी ढिमकनवा चार्ज काट के 1,000 से नीचे कर दिया और फिर इसके बाद मिनिमम बैलेंस वाला चार्ज भी काट लिया, तो खेला पूरा हो जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि ये जुर्माना वसूली करने में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। यानी जिस राज्य की सरकार दावा करती है कि वो 15 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा लोगों को राशन दे रहे हैं, वहीं पर लोगों से सबसे ज्यादा मिनिमम बैलेंस की वसूली भी हो रही है। यूपी में लगभग 1234 करोड़ रुपए गरीबों के खाते से उड़ा लिए गए और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और फिर बिहार का नंबर आता है। यानी अगर गरीब राज्यों में देखें तो सबसे ज्यादा वसूली हो रही है यूपी बिहार में। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, अरे शेर पाला है तो खर्चा तो देना पड़ेगा। अब इस खबर को देखकर जो देशद्रोही टाइप के लोग होंगे वो कहेंगे कि बताइए, एक वक्त में इसी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इसलिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी बैंक का लाभ ले सके, उसको भी तमाम सुविधाएं मिल सकें। क्योंकि जो पहले बैंक हुआ करते थे सेठों के कब्जे में, वो गांव गिराव में जाकर अपनी शाखाएं नहीं खोलते थे। भला गरीबों के पास से क्या मिलेगा, उनको तो शहरों में रहना था। लेकिन राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य यही था कि गरीब आदमी को भी बैंक का लाभ मिले। लेकिन अब देखिए, बैंक उल्टा गरीब आदमी से लाभ लेने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन अच्छा है, देश के विकास में गरीबों का योगदान सबसे ज्यादा होना चाहिए, चाहे भले जुर्माने वसूल के काहे नहीं हो। यदि गरीबों से हजारों करोड़ का जुर्माना
नहीं वसूला जाएगा तो बड़े बड़े सेठों का कर्जवा कैसे माफ किया जाएगा। इसीलिए देश के गरीबों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो धन्ना सेठों का कर्ज माफ कराने के लिए अपने मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट से पैसा कटवाते रहें और चू भी न कसें। बहरहाल इधर आइए, पिछले दिनों हमने जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर की खबर पर, यानी जब इनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ की बजाय केंद्र सरकार के कहने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया, तो एक वीडियो में, पहली वीडियो में मैंने कहा था कि गुलाब जंगल में हो या किसी बाग में, उसकी फितरत है खुशबू बिखेरना। वो खुशबू ही देगा, वहां से बदबू नहीं आ सकती, बशर्ते वो गुलाब हाइब्रिड नहीं होना चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी बातें करता हो और रिजल्ट ठीक उल्टा देता हो, चंचूड़ साहब की तरह। मध्य प्रदेश में रहते हुए जिस तरीके से जस्टिस अतुल श्रीधरन ने संवैधानिक मर्यादाओं को संभालने का काम किया और लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए एक्शन लिया, वही काम इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कर रहे हैं। दरअसल यूपी के बरेली जिले में मोहम्मदगंज गांव में, जहां 100 के आसपास घर हैं और करीब 600 के आसपास लोग रहते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग हैं। पिछले दिनों एक घर में जो कि खाली पड़ा था, कुछ मुसलमानों ने शुक्रवार की नमाज अदा कर लिया। जिनका घर था उन्होंने ऐसा करने के लिए परमिशन दिया था, लेकिन आसपास के अमृतकाल के कुछ हिंदुओं को यह डर लगने लगा कि आज ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कल को इस घर को मस्जिद न बना दें, मदरसा न बना दें। इन्होंने मुख्यमंत्री तक को पत्र लिख दिया, पुलिस बुला लिया, हो हल्ला मचा और पुलिस ने आकर नमाज रोक दिया कथित रूप से। अब इसी बात को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई ग्रुप की याचिका पर पहले से ही यह फैसला दिया गया है कि बिना सरकार से कोई अनुमति लिए निजी परिसर में प्रार्थना की जा सकती है, और जब पहले से अदालत का ऐसा आदेश है तो ये आदेश हर जगह लागू होता है, प्रथम दृष्टया बरेली के मामले में भी लागू होता है। तो क्या यूपी के अधिकारियों को यह मालूम नहीं है कैसे इन लोगों ने जाकर नमाज को रोक दिया? आप दर्शक ही सोचिए, अमृतकाल में हिंदुओं के भीतर कैसी मानसिकता ठूस दी गई है, कितना डर पैदा कर दिया गया है। थोड़ी देर के लिए इसका उल्टा सोचिए, हिंदू समाज के लोग अपने घर में कोई पूजा पाठ कर रहे हो, रामायण पाठ हो रहा हो, रुद्राभिषेक हो रहा हो, कोई भी अन्य कथा कार्यक्रम हो रहा हो, और पुलिस आकर रोकते। जिस तरह से आज एक खाली घर में नमाज पढ़ने पर एक विशेष समुदाय के लोगों को डर है कि यहाँ मस्जिद न बन जाए, उसी तरह से बाकी धर्म के लोग भी कहने लगे कि आज अपने घर में रामायण पाठ करवा रहे हो, कल मंदिर न बना देना, तो क्या होगा? हर एक धार्मिक अनुष्ठान में, पूजा पाठ में आसपास के लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाया जाता है। हर धर्म में ऐसा लोग करते हैं। अब इस डर का क्या इलाज है कि आज अपने घर में नमाज कर रहे हो, आज अपने घर में कथा कर रहे हो, हमें डर है कि कल इसे मंदिर या मस्जिद बना दोगे? इस डर का कोई इलाज है क्या? क्या ये वही डर है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाया गया? और इन सब के पीछे बीजेपी आरएसएस का सिस्टम है। मगर समझने वाली बात यह है कि यह देश संविधान से चलता है, किसी राजनीतिक दल या संगठन की विचारधारा से नहीं, और चलना चाहिए संविधान से। अपनी निजी संपत्ति के भीतर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करे, धार्मिक सभा करे या पार्टी करे, किसी से क्या मतलब होना चाहिए? हाँ, नियमों को ध्यान में रखकर ऐसा करना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी कहा था कि निजी परिसर में नमाज अदा करने को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि वो निजी परिसर में ही सीमित रहे, सार्वजनिक स्थल पर न फैले, यानी जन सामान्य को दिक्कत पैदा न करे। लेकिन हाईकोर्ट को क्या पता था कि कोई अपने घर के भीतर चुपचाप नमाज पढ़ेगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी, और दिक्कत इतनी हो जाएगी कि पुलिस बुला लेंगे और पुलिस हाईकोर्ट की अवमानना करते हुए नमाज को कथित रूप से रोक देगी। इस मामले में हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता SFA नकवी ने कहा कि यह फैसला बिल्कुल साफ है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के निजी परिसर में प्रार्थना करने के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखा। दूसरी तरफ राज्य ने खुद ही अदालत को यह बताया कि इस संबंध में कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई, यानी रोक लगाने को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है। फिर कोई भी व्यक्ति यह दावा कैसे कर सकता है कि घर के भीतर नमाज पढ़ना अवैध है? यह प्रथा अवैध है, नई प्रथा को शुरू नहीं करने देंगे। और जहां तक बात सार्वजनिक व्यवस्था की है, तो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, निजी व्यक्तियों की नहीं। यदि प्रार्थना के आयोजन के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो यह सरकार का काम है कि वो कानून के अनुसार इसका समाधान करे और मैनेजमेंट संभाले। यानी वैध धार्मिक प्रथा का विरोध करने वालों से अधिकारी निपटेंगे, सरकार निपटेगी, न कि वो व्यक्ति जो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि आप अपने निजी परिसर में नमाज अदा कर रहे हैं, रामायण पाठ कर रहे हैं, या किसी अन्य धर्म के लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और पड़ोसियों को दिक्कत है, वो इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो उन पड़ोसियों से निपटने का काम पुलिस का है, राज्य का नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने परिसर के भीतर प्रार्थना सभा आयोजित कर रहा है वो अपने अधिकारों के अनुसार चल रहा है, और उसके अधिकारों की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद बरेली में लोगों ने दोबारा शुक्रवार की नमाज शुरू किया तो फिर से आसपास के लोगों ने आपत्ति जताया। 5 परिवारों ने तो अपने घरों के बाहर बिक्री वाला बोर्ड लटका दिया, कहने लगे कि हम घर बेचना चाहते हैं। इनका आरोप है कि निजी घरों में साप्ताहिक प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं, कल को इसे मस्जिद बना दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन दे दिया।
गांव के ही एक व्यक्ति का कहना है कि पिछली बार प्रशासन ने इन्हें रोक दिया था, लेकिन अब फिर से इन्होंने नमाज शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि इस घर को मदरसा या मस्जिद बनने से पहले गिरा दिया जाए, यानी बुलडोजर चला दिया जाए। यानी सोचिए कि नफरत और डर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया और भाजपाई सिस्टम ने कुछ हिंदुओं के भीतर कितना भर दिया है। मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ ले तो घर गिरा दीजिए, नहीं तो कल को मस्जिद बना देगा। और पुलिस आती है तो वो संविधान, हाईकोर्ट सबको किनारे करते हुए उन लोगों का पक्ष लेती है जो बिल्कुल अनर्गल बात कर रहे हैं। उधर बरेली एसएसपी का कहना है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई हमने नहीं किया है, न ही कोई हस्तक्षेप किया है नमाज में। हमारी चिंता केवल ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आवासीय संपत्ति को उचित प्रक्रिया के बिना गुपचुप तरीके से सार्वजनिक पूजा स्थल में न बदल दिया जाए। क्या आपको एसएसपी की बातों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोगों की बातों में मेल नजर नहीं आता? आखिर इस डर का क्या इलाज है? कौन ऐसा हिंदू है जो अपने घर में पूजा पाठ नहीं करता? और साल में कई बार ऐसी पूजा नहीं होती जिसमें ढेर सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, तमाम कथाएं होती हैं, कई कई दिनों तक कथाएं चलती हैं। सार्वजनिक स्थलों पर भी कई बार अनुमति के साथ ही सही महीने डेढ़ महीने तक पूजा होती रहती है, प्रवचन होता रहता है। अब इसे लेकर दूसरे समुदाय के लोग कहना शुरू कर दें कि ये सार्वजनिक स्थल को हड़पने की साजिश है, कल को यहाँ मंदिर बना देंगे, हमें डर है, तो क्या यूपी पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी? क्या आपको ये प्रिवेंटिव एक्शन नजर नहीं आता, वो भी बिना किसी आधार के, सिर्फ डर के कारण, आशंकाओं के कारण? सवाल ये भी है कि क्या ये वही भारत है जहां हिंदू मस्जिद के सामने सिर झुकाकर जाया करता था और मुसलमान मंदिर के सामने से? अभी कल ही हम बात कर रहे थे कि बांग्लादेश ने भारत में इस असहिष्णुता को लेकर बहुत ही गंभीर बात कहा है और कह दिया है कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, भारत में स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी हैं। जरा सोचिए, जब अदालतों के आदेशों को भाजपाई डबल इंजन इस तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं तो बाकी मामलों में क्या होगा? शायद अधिकारियों को लगता है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी विचारधारा का समर्थन करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, अलग अलग तरीके से कमाने का मौका मिलेगा, या फिर गड़बड़ी करने की छूट मिलेगी, गड़बड़ी करने पर पकड़े नहीं जाएंगे, सजा नहीं मिलेगी, वरना किसी अधिकारी को क्या पड़ी है। अब जरा ये मामला देखिए, पहलगाम की घटना तो आपको याद ही होगी। 22 अप्रैल 2025 को यह घटना हुई, 26 लोगों की जान गई। इसमें महाराष्ट्र के संतोष जगदाले भी मारे गए। इस घटना के बाद संतोष की बेटी असावरी जगदाले को महाराष्ट्र सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 10 महीने के बाद भी नौकरी मिली नहीं। जिनकी मौत हुई वो बीएसएफ से जुड़े हुए थे। अब परिवार का आर्थिक स्रोत खत्म हो चुका है, यानी परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वादा तो 50 लाख देने का भी किया गया था, पता नहीं वो भी मिला कि नहीं। देश के गृहमंत्री अमित शाह तक को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक भी खबर पहुंचाने की बात है, मगर 10 महीने बाद भी किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। सोचिए, इसी घटना के बाद पूरे देश में चिंटुओं ने कैसा नफरत का माहौल पैदा किया था। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा नेताओं ने इसके बाद घटना के नाम पर वोट मांगने का कटोरा भी फैलाया। यानी जो घटना बीजेपी में ऊपर से लेकर नीचे तक चर्चा का विषय बनी, उसमें किया गया वादा भाजपाई सरकारें पूरा नहीं कर रही हैं, वो भी 10-10 महीने तक। सवाल है कि इसमें कौन मुसलमान है जो रोक रहा है? यदि डबल इंजन लगने के बाद भी 10-10 महीने तक वादे पूरे नहीं हो रहे हैं तो इनकी राजभक्ति की हकीकत क्या है, अंदाजा लगाइए। और वो भी तब जब नौकरी अपनी जेब से नहीं देनी है, पैसा अपनी जेब से नहीं देना होता है। कुल मिलाकर बात वही है कि राष्ट्रवाद का नारा लगाना, उसके नाम पर राजनीति करना, वोट मांगना और राष्ट्र के लिए काम करना दोनों अलग चीज होती है। दिल्ली की इस खबर को देख लीजिए। अगस्त 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट के जजों की एक समिति ने विधि शोधकर्ताओं यानी लॉ रिसर्चर्स का वेतन 65,000 से बढ़ाकर 80,000 प्रति महीने करने का प्रस्ताव दिया था और 1 अक्टूबर 2022 से इसे लागू करने के लिए कहा गया था। चीफ जस्टिस ने मंजूरी दी और दिल्ली सरकार से कहा गया कि इसको लागू करिए। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आदेश देते हैं कि दिल्ली सरकार रिसर्च करने वालों को 15,000 वेतन बढ़ा के दे, वो भी 1 अक्टूबर 2022 से। लेकिन दिल्ली की सरकार ने इसे लटका कर रखा और 3 सितंबर 2025 को वेतन बढ़ोतरी की मंजूरी दी, लेकिन इसे एक दिन पहले से यानी 2 सितंबर 2025 से लागू किया। हाईकोर्ट का आदेश था कि 1 अक्टूबर 2022 से लागू करिए, मगर दिल्ली सरकार लगभग 3 साल का गैप करके लागू करना चाहती है। अब इसके खिलाफ रिसर्चर हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि जो आदेश दिया गया था भाई उसके अनुसार काम करो। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि संविधान के अनुच्छेद 229(2) के तहत कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर फैसला करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि पैसा सरकारी खजाने से जाएगा, इसलिए यह प्रशासनिक फैसला नहीं हो सकता। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे। और सुनिए, इस मामले में दिल्ली सरकार ने एक और तर्क दिया है कि तनख्वाह कब से बढ़ेगी इसका फैसला सरकार करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट के हिसाब से अगर हम पेमेंट देने चले तो फिर 9 करोड़ 45 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा दिल्ली की सरकार पर, क्योंकि पुरानी तारीख से पैसा देना होगा। अब आप जरा सोचिए कि इतना बड़ा देश और देश की राजधानी की दिल्ली सरकार 9 करोड़ 45 लाख बचाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है। न जाने कितने लाख रुपए तो इसी लड़ाई में खर्च हो जाएंगे, वकीलबाजी में खर्च हो जाएंगे। मगर बेशर्मी की पराकाष्ठा तो तब पार होती है जब यही दिल्ली सरकार दीपोत्सव कार्यक्रम में
3,40,00,000 रुपए लगभग फूंक देती है। जी हां, कर्तव्य पथ पर 18 अक्टूबर 2025 को दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खूब दिया जला रही थी। खूब भौकाल बनाया गया कि पहली बार इतना बड़ा दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ है। 1,51,000 दिए जलाए गए और इस कार्यक्रम में दिल्ली के टैक्स पेयर्स का 3,39,00,000 रुपया फूंक दिया गया। यानी दिल्ली की सरकार के पास, रेखा गुप्ता मैडम के पास कुछ घंटों के लिए दिया जलाने में 3,39,00,000 रुपया फूंकने के लिए है, मगर कानून के मामले में रिसर्च करने वालों को देने के लिए लगभग 9,50,00,000 रुपए नहीं है। भाजपाई सरकारों की प्राथमिकता देखिए, जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपया यूं ही दिया जलाने में फूंक देते हैं, वो भी उस दिल्ली में जहां लोग प्रदूषण से पहले से मर रहे हैं। यानी जनता के पैसे से ही जनता की मौत का सामान जलाया जाता है और दूसरी तरफ पढ़ने लिखने रिसर्च करने वालों को पैसा न देना पड़े, इसके लिए वही दिल्ली की सरकार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ने को तैयार बैठी है। सवाल यह भी है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भाजपा के नफरती बयान देने वाले मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में कह रहे थे कि हाईकोर्ट चले जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आना हाईकोर्ट के जजों का मनोबल कमजोर करना होगा। तो क्या चीफ जस्टिस इस मामले में भी कहेंगे कि आपने हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं माना, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मान रहे हैं, उनका मनोबल कमजोर होगा? और इस केस में तो दिल्ली की पुरानी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपाई सरकार दोनों लगभग एक ही दिशा में चल रहे हैं। रिसर्चर को देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन करोड़ों का दिया जला देंगे, करोड़ों का प्रचार प्रसार कर देंगे। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे लॉ रिसर्चर ज्यादा पढ़ लिख गए तो यही नेता लोग गड़बड़ कैसे कर पाएंगे? ऐसे में दिया जलाकर लोगों को मूर्खता की पराकाष्ठा पर चढ़ाए रखना जरूरी है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।